Hello everyone, welcome to Learning Sessions. I'm Himanshi Malik and we are continuing with our International Trade Finance series, chapter number 4. चैप्टर 4 में बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के फाइनली फाइनेंसिंग मेथड क्या क्या हैं। हमने 4.6 तक तो इंटरनेशनल ट्रेड पे ही फोकस किया है। लास्ट दो चैप्टर कुछ अलग टॉपिक है। 4.7 रहने वाला है आपका फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक ट्रेड। तो डोमेस्टिक ट्रेड के मेथड पढ़ेंगे हम इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस, क्योंकि दोनों क्या है, कुछ चीज़ें इनमें सिमिलर है। ओके। इसके अलावा अगर आपने कोर्स की कुछ वीडियोस देखी हैं, आपको लगा है कि हेल्प हो सकती हैं, देन लेट मी टेल यू कि आपकी कोर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है अगर आप कोर्स में एनरोल कर लो। क्योंकि सिर्फ वीडियोस के साथ साथ आपको वीडियो क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसके साथ आपका मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी आप कर पाओगे। तो इसलिए कोर्स में एनरोल अगर आपको करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे अवेलेबल है। आप कोर्स में इनरोल कीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर चुके हैं देन डू रिकमेंड टू योर कलीग्स जो इस कोर्स में इसके सर्टिफिकेशन में इनरोल करने का सोच रहे हैं, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का। नाउ लेट्स फोकस ऑन सेक्शन 4.7 जो कि है हमारा डोमेस्टिक ट्रेड फाइनेंस। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक ट्रेड फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस एट द कोर क्या है, दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। लेकिन डोमेस्टिक फाइनेंस में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज़? लाइक क्रॉस बॉर्डर रूल, करेंसीज, रेगुलेशंस, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों ही सेम लीगल, रेगुलेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम में है। इसलिए डोमेस्टिक ट्रेड क्या है, सिंपल एंड फास्टर है। कम कंप्लायंसेस हैं एंड कस्टम, करेंसी एक्सचेंज, एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। मोड ऑफ सेटलमेंट सिमिलर ही है इंटरनेशनल रेट से। आप एडवांस पेमेंट कर सकते हो, आप ओपन अकाउंट के थ्रू जा सकते हो, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हो। इन सारे केसेस में फर्स्ट 3 में बैंक की एक्टिविटी क्या रहती है, पैसिव रहती है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, राइट। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, ये सारे मेथड तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड में भी यूज़ होते हैं, सिमिलरली डोमेस्टिक ट्रेड में भी यूज़ होते हैं, बट यहाँ पर हम कुछ यूनिक टूल्स पढ़ने वाले हैं ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड फाइनेंस, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं या अपने कस्टमर्स को रेकमेंड कर सकते हैं एज अ बैंकर। सबसे पहला आता है चैनल फाइनेंसिंग। चैनल फाइनेंसिंग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि मतलब एट द कोर इसको बनाने का पर्पस ही हमारा क्या है कि हमने ट्रेड को प्रमोट करना है। हमने किसी भी तरह से बिजनेस के लिए अड़चन नहीं आने देनी है। अब एक बिजनेस के लिए क्या अड़चन आ सकती है, एक पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, तो देखो नॉर्मली वो सामान खरीदता है, राइट, एंड वो सामान सेल करता है और अपना प्रॉफिट अर्न करता है ना। तो हमने क्या किया, उसकी सारी सप्लाई चेन को ही हमने कवर कर दिया, इंश्योर कर दिया। मींस अगर आप सामान खरीद रहे हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने आपके सप्लायर की फाइनेंसिंग कवर कर दी चैनल फाइनेंसिंग में। आप सामान बेच रहे हो, आपने आगे क्रेडिट देना है, बट आपके पास पैसे नहीं है इतना कि आप वर्किंग कैपिटल इतनी मेंटेन कर पाओ, हमने आपके सेलर, आपके कस्टमर्स को भी हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया इन फाइनेंसिंग। तो इस तरह से हमने आपका सारा सप्लाई चेन कवर करके, एज अ बैंकर हमारा मेन मकसद क्या था कि आपका बिजनेस ग्रो करे। तो ये हो गया हमारा एक, आप कह सकते हो समराइज्ड वे में, पर्पस ऑफ चैनल फाइनेंसिंग। एंड यहाँ से अब हम समझेंगे कि ये वर्क कैसे करती है। सप्लाई चेन, अगर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन दोनों ही क्या होगे, इंपॉर्टेंट होगे बिजनेस के सक्सेस के लिए। सप्लाई चेन मतलब जहाँ से वो खरीद रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन मतलब जहाँ पे वो सेल कर रहा है। दोनों चीज़ें उसको क्या चाहिए, प्रॉपरली वर्किंग चाहिए, तभी एक बिजनेस चल सकता है प्रॉपरली, राइट। चैनल फाइनेंसिंग क्या कर रहा है,
plays a pivotal role in supporting entire business value chain from raw material to retailer by addressing their unique working capital needs through customized banking solution. मतलब हमने सबको कवर कर दिया, इसमें अब हम देखेंगे एक एक करके कि सबके लिए क्या क्या सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किए हैं. सो सबसे पहले वी हैव की कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी. पहले आ जाता है चैनल फाइनेंसिंग. चैनल फाइनेंसिंग को हम सप्लाई चेन फाइनेंस भी बोल देते हैं. It is a structured financing solution that links supplier, manufacturer, distributor, dealer, and bank to facilitate smooth financial flow in the business chain. यहाँ पर एक होती है फॉरवर्ड लिंकेज, एक होती है बैकवर्ड लिंकेज. ये कैसे होता है? एक बिजनेस जो भी वर्क करता है ना, वो एक चेन की तरह होता है. लाइक एक एक से अगला स्टेप जुड़ा होता है, राइट? ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता है एक चेन की तरह. तो सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, देन होलसेलर के पास जाता है, वेयर हाउसिंग में जाता है, रिटेल होता है, राइट? इस तरह से हमारा पूरा एक चेन चलती है. जो बिजनेस होता है जहाँ पर उस वो प्रोक्योर कर रहा है चीज़ों को, मतलब अपने पास लेकर आ रहा है, वो चेन का पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? बैकवर्ड लिंकेज. मतलब हमारे बिजनेस से पीछे वाले मतलब हमारा एक कह लो फाउंडेशनल जो चीज़ें हैं वो होगी हमारी बैकवर्ड लिंकेज. एंड हम आगे किसको सेल करने वाले हैं, दैट इज योर फॉरवर्ड लिंकेज. तो इस तरह से फुल वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन वर्क करती है बिजनेस के अंदर. एंड चैनल फाइनेंसिंग में हम फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज दोनों को ही फाइनेंस कर रहे हैं. यूजेंस क्रेडिट हमें पता है कि जहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम अलाउ कर देते हैं पेमेंट करने के लिए, ये हम काफ़ी बारी पढ़ चुके हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है चैनल फाइनेंसिंग का? कि सबसे पहले तो हमने सप्लायर को अर्ली पेमेंट दे देनी है, बायर को क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देना है, इंटीग्रेटिंग फाइनेंशियल सोल्यूशन अक्रॉस द सप्लाई चेन एंड इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशन एंड मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन. ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन. अब हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं कि ये वर्क कैसे करता है पूरा सिस्टम. ओके, ये टॉपिक आपको बहुत ध्यान से समझना है, इसकी मदद से ही आपको पूरा ये टॉपिक याद रहने वाला है. ओके, हमारा मेन पर्सन कौन है जिसके ऊपर हमारा फोकस है? हमारा मेन कस्टमर कौन है? मैन्युफैक्चरर. ओके, मैन्युफैक्चरर का बैकवर्ड लिंकेज भी हमने चेक करना है, उसका फॉरवर्ड लिंकेज भी हमने चेक करना है एज अ बैंकर. ओके, हम बैकवर्ड लिंकेज में उसको क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस भी पर्सन से आप सामान खरीद रहे हो, आप उससे क्रेडिट में खरीद सकते हो. हम क्या करेंगे, आपके सप्लायर को क्रेडिट प्रोवाइड कर देंगे ताकि उसके पास वर्किंग कैपिटल हो और वो आपको सामान देता रहे. देन आप जिस पर्सन को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सामान बेचते हो, उन लोगों को भी आपने क्रेडिट देना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, उनके बिल डिस्काउंट करके आपको कैश में पेमेंट दे देंगे ताकि आपको पेमेंट मिल जाए एंड सामने वाले पर्सन को भी क्रेडिट पीरियड का बेनिफिट मिल जाए. होप इट्स क्लियर कि यहाँ पर सप्लायर वाली कंडीशन भी कर दी एंड आपके सेलर वाली कंडीशन भी पूरी कर दी. तो इस केस में आपका पूरा सप्लाई चेन कवर हो गया. बैंक का रोल क्या है? अब बैंक, क्योंकि बैंक फाइनेंसिंग आपके कस्टमर को भी दे रहा है, आप बिल डिस्काउंट करके आपका, और सप्लायर को भी दे रहा है उनको एक क्रेडिट फैसिलिटी देके, तो बैंक का फोकस क्या रहने वाला है? वो आपके सारे सप्लायर और डीलर को बहुत अच्छे से इवेल्युएट करेगा कि किसको हमने फाइनेंसिंग देनी है एंड प्रोवाइड फाइनेंस अक्रॉस द चेन टू इंश्योर लिक्विडिटी. सो दिस इज हाउ द होल चैनल फाइनेंसिंग थिंग वर्क्स. ओके, मैन्युफैक्चरर हमारा क्या है? एक कॉमन एक्सिस कह सकते हैं हम, एक कॉमन पॉइंट है जिसके अराउंड हमने सारी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करनी है. ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग से कैसे डिफरेंस हो गया? नॉर्मली हम जब किसी को लोन देते हैं तो वो सिर्फ बोरोअर पे फोकस है, बट यहाँ पर हमारा क्या है, पूरी सप्लाई चेन के ऊपर ही फोकस है. सप्लायर एंड डीलर्स आर नॉट फाइनेंस, यहाँ पे उनको भी फाइनेंस कर रहे हैं. फोकस इज ऑन बोरोअर्स बुक्स, यहाँ पे पूरी सप्लाई चेन की हेल्थ देखेंगे. हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है क्योंकि सब कुछ ही आपने देखना है. आपने कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड करना है तो आपको उसकी भी वर्किंग कैपिटल चाहिए. आपने सप्लायर को पेमेंट्स करनी है, आपको उसकी भी वर्किंग कैपिटल चाहिए, राइट? बट जब चैनल फाइनेंसिंग में है तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है? आउटसोर्स्ड हो जाती है. बैंक उन लोगों को अपने आप फाइनेंस करके आपको वर्किंग कैपिटल दे रहा है.
नो इंटीग्रेशन विद वेंडर्स, यहाँ पे इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सोल्यूशन, जिससे क्या होता है आपके सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के साथ ही रिलेशन भी एक बिजनेस के अच्छे बनते हैं एंड बिजनेस अल्टीमेटली ग्रो कर पाता है। बैंक को ऑटोमेटिकली बेनिफिट है क्योंकि बैंक कहाँ पहले सिर्फ एक पर्सन को फाइनेंस कर रहा था, अब वो उसके सारी सप्लाई चेन को फाइनेंस कर रहा है, राइट। टाइप्स ऑफ फैसिलिटी यूज्ड इन चैनल फाइनेंसिंग। अब चैनल फाइनेंसिंग में क्या क्या यूज हो सकता है? ड्रॉई के बिल फाइनेंस हो सकते हैं, फैक्टरिंग के थ्रू फाइनेंसिंग हो सकती है, डीलर फाइनेंसिंग कि जिस पर्सन को आप अपना सारा सामान भेज रहे हो उसके हम बिल डिस्काउंट करके आपको पे कर देंगे, रिसीवेबल फाइनेंसिंग, रिवर्स फैक्टरिंग, ये सारी चीज़ें यूज हो सकती हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने क्या करना है, अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को 10 लाख पे करना है और सप्लायर ने अग्री किया कि उसको 60 डेज का क्रेडिट देगा, लेकिन उसको अर्ली पेमेंट चाहिए। तो बैंक इस केस में क्या करेगा? बैंक अपफ्रंट चैनल फाइनेंसिंग के अंदर क्या करेगा, सप्लायर को पे कर देगा, राइट। मतलब जैसे ही सप्लायर ने सामान भेजा, उसने सप्लायर को 10 लाख पे कर दिए, सप्लायर की कैपिटल नीड फुलफिल होगी, वर्किंग कैपिटल। एंड मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? अब मैन्युफैक्चरर जाके बैंक को 60 डेज बाद एक्चुअल ड्यू डेट के बाद पे कर देगा। तो इस केस में हमने मैन्युफैक्चरर को भी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर दी एंड सप्लायर को भी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर दी, राइट। साइमल्टेनियसली अगर हम फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में सोचें तो मैन्युफैक्चरर ने 20 लाख के गुड्स सेल किए 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और उसने 90 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया। मतलब सेल अगर आज हुई है तो 3 महीने बाद जाके उसको पेमेंट आने वाली थी। बैंक ने क्या किया, जो भी उसके रिसीवेबल थे ये 20 लाख के, उसके अगेंस्ट उसको फाइनेंसिंग देके आज ही पेमेंट दे दी एंड जाके डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कलेक्ट कर लिया, राइट। तो इस तरह से बैंक क्या करता है, चैनल फाइनेंसिंग में लिक्विडिटी मेंटेन करने में मदद करता है। बेनिफिट्स क्या है? मैन्युफैक्चरर को वर्किंग कैपिटल मिल गई, वो अपने मेन काम पे फोकस कर सकता है, वर्किंग कैपिटल पे इतना ध्यान देने की नहीं। एंड लोअर क्रेडिट रिस्क फ्रॉम डिलेड पेमेंट। सप्लायर को क्या हो गया, प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल गई, कलेक्शन रिस्क कम हो गया, वो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ी। एंड डीलर को क्रेडिट पीरियड भी मिल गया, राइट। एंड उसको इन्वेंट्री मेंटेन करनी मिल गई, उसको अपफ्रंट पेमेंट नहीं करनी पड़ी। बैंक को क्या बेनिफिट है कि क्रेडिट फ्लो के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल आ गया, अब वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकता है अपने रिस्क को, एसेट पोर्टफोलियो बना सकता है, कस्टमर बेस बढ़ गया उसका, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ गया एंड कंटिन्यूअस लोन डिप्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट इनकम। तो ये सारे बेनिफिट हो गए बैंक को। बैंक को क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए चैनल फाइनेंसिंग? क्योंकि सबसे पहली चीज तो जब बैंक चैनल फाइनेंसिंग करता है तो उसका क्रेडिट रिस्क कम हो जाता है। जब आप एक ही पर्सन को फाइनेंस कर रहे हो तो अगर उसका बिजनेस गया तो आपके पैसे गए, लेकिन आपने क्या किया, उसको सीधा फाइनेंस नहीं दिया सारा, आपने उसके सप्लाई चेन को फाइनेंस किया, जिससे आपका रिस्क क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन प्रमोट्स डिसिप्लिन्ड क्रेडिट बिहेवियर बैंक्स के लिए। एंड ये जो चैनल फाइनेंसिंग है ये रेकमेंड की गई है बाय कमेटीज लाइक टंडन कमेटी, शोर कमेटी एंड कल्याण सुंदरम कमेटी। तो इस वजह से बैंक चैनल फाइनेंसिंग को प्रमोट अडॉप्ट करना चाहिए बैंक को। बैंक्स आर इनकरेज टू पॉपुलराइज दिस मेथड फॉर स्मूथ क्रेडिट डिलीवरी। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला मेथड ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड फाइनेंस विच इज कॉल्ड चैनल फाइनेंसिंग। अब हम अगला टॉपिक समझेंगे जिसे हम कहते हैं वेंडर फाइनेंसिंग। वेंडर फाइनेंसिंग क्या होता है? देखो, नॉर्मली अगर आप किसी पर्सन को सामान सेल कर रहे हो, राइट, तो उस केस में सामने वाले पर्सन को इंश्योर करने के लिए कि वो आपके साथ जुड़ा रहे, राइट, आप क्या करते हो, उनको क्रेडिट पीरियड देते हो कि आप मुझे इतने देर बाद पेमेंट कर देना, आप आराम से पेमेंट कर देना, राइट। वो फैसिलिटी हम क्यों देते हैं एज अ सेलर? ताकि वो पर्सन, वो कस्टमर हमारे से जुड़ा रहे, राइट। तो इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए एक कंसेप्ट आता है वेंडर फाइनेंसिंग का, जहां पर एक सप्लायर अपने कस्टमर को, जो कि एक बिजनेस है, उसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि
उस पर्सन का बिजनेस ऑपरेट हो सके एंड वो उसका एक पक्का कस्टमर बना रहे, राइट। तो वेंडर फाइनेंसिंग इज व्हेन अ वेंडर provides credit to a business so that the business can buy goods and services from the same vendor। तो यहाँ पर कोई बैंक लोन नहीं दिया जा रहा, एक डायरेक्ट क्रेडिट अग्रीमेंट हो रहा है वेंडर के बीच और कंपनी के बीच। तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या आ जाता है कि वेंडर जो है वो सेलर भी हो गया और लेंडर भी हो गया, लोन भी दे रहा है। एंड इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा क्योंकि बैंक लोन नहीं दिया जा रहा, बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। नॉर्मली कहाँ पर आएगा, जहाँ पे आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बहुत सालों से बिजनेस में हो एंड आपको एक दूसरे के मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट इतना इस्टेब्लिश हो सका है कि आप क्रेडिट दे दो। अब इसको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, या तो वेंडर क्या कर सकता है, एडवांस पेमेंट दे सकता है विद इंटरेस्ट, या फिर डेफर्ड क्रेडिट दे सकता है, या इनवॉइस बेस्ड फंडिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ों के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंसिंग कर सकते हैं। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्या है, कंपनी वेंडर को फाइनेंस कर रही है। अब यहाँ पर इनवर्स होगी सिचुएशन, पहले क्या हो रहा था, सेलर फाइनेंस कर रहा था अपने कस्टमर को, राइट। अब यहाँ पर कस्टमर फाइनेंस कर रहा है सेलर को। तो ये कैसे हो रहा है, in some cases, it's a company that arranges financing for their vendors, often through bank arranged bill discounting। तो bill discounting की मदद से आप क्या कर रहे हो, अपने वेंडर के लिए फाइनेंसिंग अरेंज कर रहे हो। वेंडर ने जब आपको सामान बेचा तो उसने आपको एक बिल इशू किया, राइट। बिल में क्रेडिट पीरियड हो सकता है 90 डेज का, 60 डेज का, कुछ भी। लेकिन अब वेंडर को क्या हुआ, वेंडर को 90 या 60 डेज नहीं वेट करना पड़ेगा। जो आपका बैंक है, बिजनेस ने अपने बैंक से इस बिल को डिस्काउंट करवा के वेंडर को करवा दी इमीडिएट कैश पेमेंट। तो वेंडर को फाइनेंसिंग नहीं देनी पड़ी, लेकिन कस्टमर के क्या बेनिफिट हुआ कि वो 90 और 60 डेज जितना भी पीरियड है उतनी ड्यू डेट पे ही जाके बैंक को पे करेगा। बैंक के लिए भी ऑप्शन सेफ है क्योंकि उसका एक एग्जिस्टिंग कस्टमर ही जो नॉर्मली उससे लोन लेता है उसको फाइनेंस करना है, तो बैंक भी ये चीज़ हैप्पीली कर सकता है। एंड वेंडर को भी क्या मिल गया, बेनिफिट मिल गया कैश पेमेंट का। तो ये हो गया इन केस ऑफ वेंडर फाइनेंसिंग बट ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। किस तरह से वर्क करेगा मैकेनिज्म, सबसे पहले कॉरपोरेट क्या करेगी, बैंक को बोलेगी आप हमारे जो भी वेंडर ने बिल्ड रेज किए हैं आप उसको डिस्काउंट करो ताकि वेंडर को इमीडिएट फंड मिल जाए एंड बैंक को रीपेमेंट मिलेगी कॉरपोरेट से एट मैच्योरिटी। वेंडर की लिक्विडिटी मेंटेन होगी, सप्लाई चेन कंटिन्यूटी होगी। बैंक का रोल हो गया बिल डिस्काउंटिंग देनी है, नॉन फंड बेस्ड लिमिट होगी कंपनी के लिए एंड बैंक रिलाई ऑन क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कॉरपोरेट। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक हमारा वेंडर फाइनेंसिंग का। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग, मतलब वो बिल की डिस्काउंटिंग करवा रहे हैं जिसके अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट है। नॉर्मली लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होगा कि जब आपने शिपमेंट कर दी तब आपको पेमेंट मिलेगी बट यहाँ पर क्या हो गया, इमीडिएट पेमेंट मिलेगी सेलर को अंडर एलसी ट्रांजेक्शन बाय डिस्काउंटिंग द बिल ड्रॉन अंडर एलसी। मतलब उसने जो बिल ड्रॉ किया जिसके अगेंस्ट एलसी है वो जाके उसके अगेंस्ट फाइनेंसिंग ले सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट नॉर्मली जो बैंक बायर के बैंक ने आपको दी है, यूज इन एलसी मतलब पेमेंट जो है 90 या 180 दिन जितना भी क्रेडिट पीरियड है उसके बाद दी जाएगी। और एलसीबीडी लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग क्या है, सप्लायर्स बैंक डिस्काउंट द बिल्स दैट इज पे सेलर इमीडिएटली एंड कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम बायर्स बैंक ऑन ड्यू डेट। ये चीज़ हम लेटर ऑफ क्रेडिट वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो इसको हम डोमेस्टिक ट्रेड में भी इक्वली यूज कर सकते हैं। ये बैंक्स के लिए सेफ क्यों है, क्योंकि जो बैंक फाइनेंस कर रहा है उसको पता है कि उसको पेमेंट मिल ही जानी है, एलसी के अंडर एक गारंटी उसको मिल जाती है। एंड डिस्काउंटिंग कब होती है, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जब इशुइंग बैंक ने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए हैं तब आपको आप उसको डिस्काउंट करते हो। इसका मतलब एक्सेप्टेंस फ्रॉम इशुइंग बैंक का मतलब क्या होगा कि एलसी के अगेंस्ट पेमेंट डिनाई नहीं होगी, पेमेंट मिलनी है, तो इसलिए बैंक के लिए बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है। प्रोसेस फ्लो किस तरह इसका वर्क करता है, सबसे पहले जो बायर है वो एलसी ओपन करेगा बैंक के साथ, सेलर को बेनिफिशियरी बना के सेलर गुड्स शिप करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो इश्यूइंग बैंक को दे देगा।
नॉमिनेटेड बैंक के थ्रू। इश्यूइंग बैंक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके ड्यू डेट बता देगा कि किस डेट को पेमेंट होने वाली है, राइट। देन सेलर क्या करेगा, वो उतनी देर तक वेट नहीं करेगा, जो बिल है ना उसको जाके डिस्काउंट करवा लेगा एंड फंड मिल जाएंगे सेलर को, राइट। अब सेलर का बैंक जब ड्यू डेट हो जाएगी उस दिन जाके इश्यूइंग बैंक से पेमेंट ले लेगा। वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन। LCBD provide liquidity without waiting for due date and is safer than clean bill discounting. Clean bill discounting क्या होगा, जिसके अगेंस्ट कोई गारंटी नहीं है, वहां पे एक रिस्क रह जाता है कि ड्यू डेट पे आकर बायर पे करेगा या नहीं करेगा, बट एलसी अगर है तो वहां पे आपको फुल गारंटी की पेमेंट तो मिल ही जानी है। आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है कि सबसे पहले एलसीबीडी क्या है, बोरोअर की ओवरऑल वर्किंग कैपिटल लिमिट के अंदर होना चाहिए। Ideally, LCBD facility should be given by the same bank providing working capital limit, but अगर कोई और बैंक कर रहा है तो वो अलग से एक लिमिट सैंक्शन करेंगे एंड उसी लिमिट के अंदर वो LCBD करेंगे, राइट। Proceed of LCBD must go to operative account of borrower with the working capital bank. एग्जाम्पल है इसकी, चेन्नई बेस्ड एक केमिकल मैन्युफैक्चरर है जिसकी 10 करोड़ की वर्किंग की लिमिट है एबीसी बैंक से। 40% सेल्स ऑन 180 days LC टर्म्स। देन LCBD इंटरेस्ट रेट अवेलेबल फ्रॉम BCD बैंक। तो वो क्या कर सकता है, वर्किंग कैपिटल लिमिट तो उसको एबीसी बैंक से मिली हुई है बट बेटर डिस्काउंट रेट बीसीडी बैंक से मिल रहे हैं अगर, तो वो वहां पर जाके अपना 3 करोड़ की लिमिट सैंक्शन करवा सकता है एंड जो भी उसके डिस्काउंटेड एलसी बिल्स हैं वो किस बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे, एबीसी बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे, तो उसको लोअर कॉस्ट फंड मिल गए वाइल कंप्लाइंग विद आरबीआई नॉर्म्स। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 4.7 विच वाज अबाउट डोमेस्टिक ट्रेड फाइनेंस एंड आई होप कि हमने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक कवर किए। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है आप वो पूछ सकते हो कमेंट करके, एंड वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। एंड कोर्स में ज़रूर इनरोल कर लो ताकि आप पूरे कोर्स को एक डिटेल मैनर में स्टडी कर पाओ। एंड आई विल सी इन अदर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।